आज के इस नए गहन विश्लेषण में बहुत बहुत स्वागत है। आज की हमारी जो चर्चा है वो एक ऐसे विषय पर है जो कानूनी रूप से तो बहुत महत्वपूर्ण है ही, लेकिन साथ ही हमारे समाज की एक बहुत ही जमीनी और काफी संवेदनशील सच्चाई से भी जुड़ा हुआ है। जी बिल्कुल। और ये एक ऐसा विषय है जिस पर स्पष्टता होना बहुत जरूरी है। हाँ, तो आज का हमारा पूरा ध्यान इस बात पर रहेगा कि स्त्री धन असल में होता क्या है। मतलब अगर कभी ऐसी स्थिति आ जाए जहां ससुराल वाले इसे वापस करने से मना कर दें या फिर किसी महिला के साथ दुर्व्यवहार करके उसे घर से निकाल दिया जाए, तो ऐसे में उस महिला के पास क्या कानूनी अधिकार बचते हैं। सही कहा। और हमारा मुख्य उद्देश्य यहाँ ये है कि प्रयागराज हाईकोर्ट के अधिवक्ता मनीष शुक्ला जी और सहायक अधिवक्ता अमन वाजपेयी जी द्वारा जो शोध और जानकारियां साझा की गई हैं, जो कि बहुत विस्तृत हैं। हाँ, उनके आधार पर यह समझा जाए कि आज के नए आपराधिक कानूनों के तहत एक बेहद मजबूत प्रथम सूचना रिपोर्ट यानी एफआईआर कैसे दर्ज करवाई जा सकती है। ये एक बहुत ही प्रासंगिक विषय है। देखिए, यहाँ जो बात सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली है ना, वो ये है कि ये पूरा विषय केवल कुछ सोने के आभूषणों या फिर नकद पैसों के लेन देन तक ही सीमित नहीं है। बिल्कुल। अगर हम इसे व्यापक कानूनी नजरिए से देखें तो ये एक महिला के स्वामित्व अधिकार और हमारे देश की न्याय प्रणाली में हाल ही में हुए कुछ बहुत ही ऐतिहासिक बदलावों को गहराई से समझने के बारे में है। जो कि समझना थोड़ा मुश्किल हो सकता है आम लोगों के लिए। हाँ, अक्सर कानूनी भाषा इतनी जटिल होती है कि उसे समझना आम इंसान के लिए मुश्किल हो जाता है। लेकिन ये जानकारी किसी के लिए भी बेहद जरूरी है जो पुराने कानूनों से नए कानूनों में हुए बदलाव, जैसे कि आईपीसी से बीएनएस में हुए परिवर्तन का एक व्यावहारिक ज्ञान पाना चाहता है। सही बात है। ये जानना बहुत आवश्यक है कि जब अधिकार छिनते हैं तो हमारा कानून किस तरह से काम करता है। तो चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। अक्सर लोग सोचते हैं कि शादी का जोड़ा और शादी में मिलने वाले गहने ही स्त्री धन है। तो क्या कानूनी रूप से इसकी परिभाषा इतनी ही सीमित है या इसके दायरे में और भी चीजें आती हैं? नहीं, इसकी परिभाषा काफी व्यापक है। कानूनी तौर पर स्त्रीधन को बहुत स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है। विवाह होने से पहले, विवाह के दौरान मंडप में या फिर विवाह के बाद भी। अच्छा, शादी के बाद भी? जी बिल्कुल। एक महिला को जो भी उपहार मिलते हैं वो सब स्त्रीधन है। इसमें जो भी दान दिया जाता है, जितने भी आभूषण मिलते हैं, कोई संपत्ति या फिर जो नकद राशि दी जाती है, चाहे वो उसके मायके वालों ने दी हो या ससुराल वालों ने दी हो या रिश्तेदारों ने? हाँ, रिश्तेदारों और दोस्तों ने दी हो, वो सब कुछ स्त्रीधन की श्रेणी में आता है। यहाँ तक कि अगर कोई दूर का रिश्तेदार शादी के कई साल बाद भी कोई कीमती उपहार देता है तो वो भी स्त्रीधन ही माना जाएगा। बिल्कुल, वो भी इसी परिभाषा के अंतर्गत आएगा। ये केवल कोई सामाजिक रस्म नहीं है, बल्कि कानूनी रूप से ये उस महिला की अपनी निजी संपत्ति होती है। तो इसका मतलब है कि उपहार चाहे किसी भी पक्ष से मिला हो वो स्त्रीधन ही कहलाएगा। लेकिन एक आम धारणा ये भी है ना समाज में कि शादी के बाद महिला की हर चीज पर ससुराल वालों का या पति का भी बराबर का अधिकार हो जाता है। हाँ, ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। तो कानूनी नजरिए से इस संपत्ति का असली मालिक होता कौन है? देखिए, कानूनी नजरिए से देखें तो इस पूरी संपत्ति पर उस महिला का पूर्ण स्वामित्व होता है, जिसे हम कानूनी भाषा में एब्सोल्यूट ओनरशिप कहते हैं। एब्सोल्यूट ओनरशिप। जी, समाज में चाहे जो भी धारणा बनी हो, लेकिन कानून ये बिल्कुल नहीं मानता कि शादी के बाद स्त्री धन पर पति या ससुराल वालों का कोई मालिकाना हक हो जाता है। वे कानूनी रूप से केवल एक संरक्षक या कहें तो ट्रस्टी की भूमिका में होते हैं। ये ट्रस्टी वाली जो बात है, इसे अगर थोड़ा और सरल किया जाए, जैसे हम बैंक में अपना पैसा रखते हैं तो बैंक उस पैसे का मालिक नहीं बन जाता। सही है। वो सिर्फ उसकी सुरक्षा करता है। क्या हम इसे इस तरह से देख सकते हैं? ये एकदम सटीक तुलना है। जैसे बैंक आपके पैसे को सुरक्षित रखता है, लेकिन जब आप उसे मांगते हैं तो बैंक को वो पैसा वापस करना ही होता है। बिल्कुल। ठीक उसी तरह ससुराल वाले या पति केवल उस संपत्ति को सुरक्षित रखने के लिए जिम्मेदार होते हैं। वे उसके मालिक कभी नहीं होते। मतलब उनका कोई हक नहीं है उस पर? बिल्कुल नहीं। अगर महिला अपना स्त्री धन वापस मांगती है तो उस ट्रस्टी की कानूनी जिम्मेदारी बनती है कि वो उसे ज्यों का त्यों वापस करे। इस संपत्ति को महिला अपनी मर्जी से बेच सकती है, गिरवी रख सकती है या किसी को भी दे सकती है। इस फैसले में किसी और का कोई कानूनी हस्तक्षेप नहीं हो सकता है। अगर पति या ससुराल वाले महिला का स्त्रीधन लौटाने से साफ इनकार करते हैं तो कानून की नजर में ये एक स्पष्ट आपराधिक कृत्य है। या मान लीजिए वे उस संपत्ति को कहीं छिपा देते हैं या बेच दे। हाँ,
उसे बाजार में बेच देते हैं या महिला की इच्छा और सहमति के बिना उसका इस्तेमाल अपने निजी कामों के लिए कर लेते हैं। जैसे गहने बेचकर किसी ने कोई व्यापार शुरू कर लिया। अच्छा, बिना पूछे? जी, तो इसे कानूनी भाषा में आपराधिक न्यासभंग यानी क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट कहा जाता है। आपराधिक न्यासभंग यानी जिसे संपत्ति की सुरक्षा के लिए चुना गया था, उसी ने भरोसा तोड़ दिया। बिल्कुल, इसका सीधा सा मतलब ये है कि जिस व्यक्ति पर भरोसा करके संपत्ति सुरक्षित रखने के लिए दी गई थी, उसने उस भरोसे का हनन किया है और संपत्ति का गबन किया है। ये तो बहुत गंभीर बात है। हाँ, ये कोई सामान्य पारिवारिक कहासुनी या विवाद नहीं है। ये एक बाकायदा गंभीर अपराध है। जब कोई सास अपनी बहू से कहती है कि अपने गहने मुझे दे दो, मैं इन्हें लॉकर में सुरक्षित रख दूंगी, जो कि बहुत आम बात है हमारे यहाँ। बहुत आम है, तो वहां एक ट्रस्ट या न्यास बन जाता है। और जब बाद में किसी विवाद के चलते वो सास उन गहनों को वापस करने से मना कर देती है, तो वो उसी क्षण क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का अपराध कर रही होती है। पुराने समय में तो इस तरह के अपराधों के लिए अक्सर भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी की धारा 406 का जिक्र सुनने को मिलता था। टीवी पर या अखबारों में भी धारा 406 का ही उल्लेख होता था। हाँ, धारा 406 बहुत जानी मानी धारा थी। लेकिन अब तो हमारे देश के आपराधिक कानून पूरी तरह बदल गए हैं, तो इन नए कानूनों में इस अपराध को किस तरह से देखा गया है? यहीं पर अधिवक्ता मनीष शुक्ला जी द्वारा दी गई जानकारी बहुत अहम हो जाती है। उन्होंने अपने शोध में स्पष्ट किया है कि अब हमारे देश में आईपीसी की जगह भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस लागू हो चुकी है। बीएनएस? जी, कानूनों का पूरा ढांचा अब बदल चुका है। जो अपराध पहले आईपीसी की धारा 406 के तहत दर्ज होता था, वो अब नए कानून बीएनएस में धारा 316 के अंतर्गत आता है। यानी अब अगर किसी का स्त्री धन गबन किया जाता है तो उसे बीएनएस की धारा 316 के तहत अपनी शिकायत दर्ज करानी होगी। बिल्कुल। तो इस नई धारा में सजा के क्या प्रावधान रखे गए हैं? क्या इसे पुराने कानून जितना ही सख्त रखा गया है? इसे बेहद सख्ती से लिया गया है। बीएनएस की धारा 316 में ये बिल्कुल स्पष्ट कर दिया गया है कि आपराधिक न्यासभंग एक बहुत गंभीर अपराध है। अगर कोई इस मामले में दोषी पाया जाता है तो उसके लिए कारावास यानी जेल की सजा का कड़ा प्रावधान है। अच्छा। साथ ही इसमें भारी जुर्माना भी लगाया जा सकता है। ये प्रावधान इस बात को सुनिश्चित करता है कि किसी की संपत्ति को भरोसे में लेकर गबन करने के कृत्य को हमारी न्याय प्रणाली बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेगी। मतलब संदेश एकदम साफ है। हाँ, कानून बनाने वालों का स्पष्ट संदेश है कि स्त्रीधन पर महिला का अधिकार सर्वोच्च है और इसका हनन सीधे तौर पर आपराधिक कार्यवाही को न्योता देता है। तो अगर कोई असल जिंदगी में इस तरह की दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति से गुजर रहा हो, मान लीजिए उसका स्त्रीधन छीन लिया गया हो और उसे घर से निकाल दिया गया हो, तो उसे सबसे पहले क्या कदम उठाने चाहिए? न्याय प्रणाली में उसके लिए क्या-क्या रास्ते मौजूद हैं? सहायक अधिवक्ता अमन बाजपेयी जी के शोध में इस सवाल का बहुत ही व्यवहारिक जवाब मिलता है। उनके अनुसार ऐसी स्थिति में कई कानूनी विकल्प एक साथ मौजूद होते हैं। एक साथ? हाँ, सबसे पहला और प्राथमिक कदम तो यही है कि पुलिस स्टेशन जाकर बीएनएस की धारा 316 के तहत आपराधिक न्यासभंग की एफआईआर दर्ज कराई है। ये उस अपराध के लिए है जो घटित हो चुका है, यानी संपत्ति का जो गबन हुआ है। जी। लेकिन न्याय पाने की प्रक्रिया केवल एफआईआर तक ही सीमित नहीं रहती। तो एफआईआर के अलावा और कौन से कानूनी रास्ते हैं जो ऐसी स्थिति में काम आ सकते हैं? आपराधिक मामले के साथ साथ घरेलू हिंसा अधिनियम यानी डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के तहत भी तुरंत अदालत का दरवाजा खटखटाया जा सकता है। अच्छा, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट भी लागू होगा? बिल्कुल। ये अधिनियम इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये त्वरित राहत प्रदान करता है, जैसे कि रहने के लिए जगह सुनिश्चित करना या कोई सुरक्षा आदेश पारित करवाना। और इसके अतिरिक्त संपत्ति की वास्तविक वापसी के लिए दीवानी कार्यवाही यानी सिविल प्रोसीडिंग्स भी शुरू की जा सकती हैं। अगर मैं इसे थोड़ा सरल भाषा में समझूं, तो बीएनएस 316 के तहत एफआईआर दर्ज कराना आरोपी को सजा दिलाने के लिए है, जो कि क्रिमिनल प्रोसीडिंग है। हाँ, और दीवानी कार्यवाही अपना सामान वापस पाने के लिए है। सही। और घरेलू हिंसा अधिनियम तुरंत सुरक्षा और राहत के लिए है। तो क्या ये सभी प्रक्रियाएं एक साथ चल सकती हैं? हाँ, ये बिल्कुल ट्रेन की पटरियों की तरह एक साथ चल सकती हैं। आपराधिक मामला आरोपी को उसके कृत्य के लिए दंडित करने पर केंद्रित होता है, जबकि दीवानी अदालत का मुख्य उद्देश्य ये सुनिश्चित करना होता है कि महिला को उसकी संपत्ति या उस संपत्ति के बराबर का जो भी मूल्य है वो वापस मिल जाए। दोनों के उद्देश्य अलग-अलग हैं। जी। अधिवक्ता अमन बाजपेयी जी स्पष्ट करते हैं कि इन विभिन्न कानूनी रास्तों का एक साथ उपयोग करने से
न्याय मिलने की संभावना और पूरी प्रक्रिया काफी मजबूत हो जाती है। जब हम कानूनी प्रक्रियाओं की बात कर ही रहे हैं, तो पुलिस स्टेशन की प्रक्रिया को समझना भी बहुत जरूरी हो जाता है। पहले हम सीआरपीसी के बारे में सुनते थे, जिसके तहत पुलिस अपना काम करती थी। अब उसकी जगह किसने ली है और इससे पुलिस की जांच पर क्या असर पड़ता है, यह एक बहुत बड़ा प्रक्रियात्मक बदलाव है। सीआरपीसी की जगह अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता या कहें तो बीएनएसएस ने ले ली है। BNSS। जी, नए कानूनों के तहत जब कोई पुलिस को इस तरह के आपराधिक न्यासभंग की सूचना देता है और जांच शुरू करवाने की मांग करता है, तो ये पूरी प्रक्रिया अब बीएनएसएस की धारा 73 के अंतर्गत संचालित होती है। तो BNSS की धारा 73 का एक आम आदमी के लिए क्या मतलब है? इसका सीधा सा मतलब ये है कि पुलिस अब सूचना प्राप्त होने पर इसी धारा के तहत मामले का संज्ञान लेगी और अपनी जांच शुरू करेगी। यह धारा पुलिस के कर्तव्यों और शिकायतकर्ता के अधिकारों को परिभाषित करती है। मतलब ये नियम तय करती है। हाँ, जब भी कोई थाने में अभी शिकायत लेकर जाता है, तो अब पूरी कार्रवाई बीएनएसएस 173 के दिशा निर्देशों के अनुसार ही आगे बढ़ेगी। तो क्या थाने में जाकर सिर्फ इतना कह देना काफी होता है कि ससुराल वालों ने मेरा सामान रख लिया है? क्योंकि अक्सर लोग घबराहट में या फिर जानकारी की कमी के कारण बहुत ही सामान्य सी शिकायत लिखवा देते हैं। एक मजबूत एफआईआर आखिर कैसी होनी चाहिए? केवल जुबानी तौर पर या बहुत ही सामान्य भाषा में शिकायत कर देना कभी भी पर्याप्त नहीं होता। कानूनी दांव-पेच में हर बात का स्पष्ट होना बहुत जरूरी है। हाँ, वरना केस कमजोर हो सकता है। बिल्कुल, सहायक अधिवक्ता अमन बाजपेयी जी ने इस बात पर बहुत जोर दिया है कि एफआईआर हमेशा विस्तृत और मजबूत होनी चाहिए। उसमें हवा-हवाई बातें नहीं होनी चाहिए, बल्कि घटना का पूरा और सटीक वर्णन होना चाहिए। तो उसमें क्या-क्या शामिल होना चाहिए? मुख्य रूप से 4 बातों का साफ-साफ उल्लेख होना एक मजबूत एफआईआर की निशानी है। वे 4 महत्वपूर्ण बातें कौन सी हैं जिन्हें शिकायत में शामिल करना ही चाहिए? पहली बात, विवाह के समय या बाद में महिला को असल में कौन-कौन से सामान दिए गए थे, उसकी एक स्पष्ट और विस्तृत सूची एफआईआर में होनी चाहिए। पूरी लिस्ट होनी चाहिए। जी, दूसरी बात, वो सारा सामान किसके पास रखा गया था? क्या वो सास के लॉकर में था, ससुर के पास था या पति के पास था? ये स्पष्ट करना जरूरी है कि ट्रस्टी कौन था। सही। तीसरी बात, महिला ने अपना वो सामान वापस कब मांगा? समय, तारीख और स्थान का उल्लेख बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी से साबित होता है कि न्यास भंग असल में कब हुआ। मतलब किस दिन उन्होंने इनकार किया। हाँ, और यही चौथी बात है, ससुराल वालों ने उस सामान को लौटाने से किस प्रकार से इनकार किया। क्या उन्होंने मौखिक रूप से मना किया, कोई धमकी दी या घर से बाहर निकाल दिया? इन चारों बातों का सिलसिलेवार विवरण एफआईआर में होना ही चाहिए। यानी हर एक दावे के पीछे पूरी स्पष्टता होनी चाहिए। लेकिन सिर्फ सूची बना देना या कहानी लिख देना भी तो काफी नहीं होता होगा ना। अदालत में तो अंततः सबूत ही बोलते हैं। अगर किसी को अपनी दी गई सूची साबित करनी हो, तो वो किन चीजों को सबूत के तौर पर इस्तेमाल कर सकता है? सबूत ही किसी भी केस का मुख्य आधार होते हैं। जब भी कोई सामान दिया जाता है, तो उसकी रसीदें या बिल बहुत बड़े सबूत होते हैं। अगर गहने खरीदे गए हैं, तो ज्वेलर का बिल यह साबित करता है कि वो वस्तु अस्तित्व में है। हाँ, बिल तो पक्का सबूत है। इसके अलावा शादी के समय की तस्वीरें और वीडियो सबसे मजबूत सबूत माने जाते हैं। अगर किसी वीडियो में महिला कोई खास आभूषण पहने हुए दिख रही है या मंडप में कोई कीमती वस्तु दी जा रही है, तो वो अदालत में बहुत काम आता है। लेकिन भारत में अक्सर पुश्तैनी गहने भी दिए जाते हैं, जिनके बेल या रसीदें पीढ़ियों पुरानी होने के कारण मौजूद ही नहीं होती। ये बहुत आम बात है। ऐसी स्थिति में जब कोई कागजी सबूत न हो, तो उस सामान को स्त्रीधन कैसे साबित किया जाए? यह एक बहुत ही व्यवहारिक समस्या है। ऐसी स्थिति में गवाहों की भूमिका सबसे अहम हो जाती है। एफआईआर में उन गवाहों का उल्लेख करना बहुत बड़ा वजन डालता है, जिनके सामने वो सामान दिया गया था। अच्छा, जो लोग वहां मौजूद थे? उनकी गवाही को अदालत पूरी मान्यता देती है। इसी तरह जब सामान वापस मांगा गया और ससुराल वालों ने इनकार किया, उस समय अगर कोई मौजूद था, तो उसका बयान भी एक मजबूत सबूत बनता है। परिस्थितिजन्य साक्ष्य भी काम आते होंगे। बिल्कुल, परिस्थितिजन्य साक्ष्य, जिसे हम सर्कमस्टेंशियल एविडेंस कहते हैं, और गवाहों के बयान मिलकर उन मामलों में आधार बनते हैं जहां सीधे तौर पर कोई रसीद नहीं होती। सबूत जितने पक्के होंगे, बीएनएसएस की धारा 173 के तहत पुलिस की जांच उतनी ही तेज होगी और कोर्ट में केस उतना ही मजबूत होगा। हाँ, और बीएनएस की धारा 316 के तहत मामला अदालत में उतना ही मजबूती से खड़ा रहेगा। इन सभी बातों से ये पूरी तरह स्पष्ट हो जाता है कि न्याय प्रणाली किस तरह से तथ्यों और सबूतों पर चलती है। और जब देश के कानून में इतने बड़े स्तर पर बदलाव हो रहे हैं,
तो किसी के लिए भी इस बात के प्रति जागरूक होना बहुत जरूरी हो जाता है कि वे अपनी शिकायत को सही कानूनी ढांचे में कैसे पेश करें। सही कहा, ज्ञान ही सबसे बड़ा बचाव है। जब किसी को अपने अधिकारों और उन्हें लागू करने की प्रक्रिया का सही ज्ञान होता है तो कानूनी लड़ाई आदि वहीं जीत ली जाती है। चलिए, आज की इस पूरी चर्चा को एक बार समेट लेते हैं ताकि सभी मुख्य बिंदु एकदम स्पष्ट रहें। आज हमने विस्तार से समझा कि स्त्री धन पर एक महिला का पूर्ण और कानूनी अधिकार यानी एब्सोल्यूट ओनरशिप होता है। जी। ससुराल वाले केवल उसे सुरक्षित रखने वाले संरक्षक या ट्रस्टी होते हैं। हमने यह भी देखा कि अगर उस संपत्ति को वापस ना किया जाए तो यह पुराने आईपीसी की धारा 406 की तरह ही अब नए कानून बीएनएस की धारा 316 के तहत आपराधिक न्यासभंग का एक गंभीर अपराध है। बिल्कुल सही। इसके साथ ही घरेलू हिंसा अधिनियम और दीवानी कार्यवाही के रास्ते भी खुले रहते हैं। और सबसे जरूरी बात, अब किसी भी जांच की शुरुआत बीएनएस की धारा 173 के तहत होती है, जिसके लिए पुख्ता सबूतों, सही तारीखों और गवाहों के साथ एक स्पष्ट और मजबूत एफआईआर तैयार करना कितना आवश्यक है। ये सारांश पूरे विषय को बहुत अच्छे से बांधता है। लेकिन जैसा कि कानूनी मामलों में अक्सर होता है, ये चर्चा यहीं खत्म नहीं होती। जैसे जैसे नए कानून लागू हो रहे हैं, कई नई कानूनी स्थितियां सामने आएंगी और लोगों के मन में और भी गहराई वाले सवाल उठेंगे। बिल्कुल, और इसीलिए हमारी आज की स्रोत सामग्री के आधार पर ये बताना जरूरी है कि आगे भी हम कुछ बेहद महत्वपूर्ण विषयों पर गहराई से चर्चा कर सकते हैं। हाँ, कई विषय हैं। जैसे कि एक मजबूत स्त्रीधन वापसी हेतु एफआईआर का असल नमूना यानी ड्राफ्ट कैसा दिखना चाहिए, थाने में किन-किन शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। इसके अलावा नई बीएनएस धारा 316 के तहत अगर मामला दर्ज होता है तो उसमें जमानत के क्या नियम हैं और बचाव के क्या आधार हो सकते हैं। ये बहुत जरूरी पहलू हैं। और सबसे खास बात, स्त्रीधन के मामले में देश के सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के वो कौन से ऐतिहासिक निर्णय हैं जिन्होंने महिलाओं के अधिकारों की व्याख्या की है। ये सभी विषय ऐसे हैं जिन पर आगे बात करना हमारी कानूनी समझ को और पुख्ता करेगा। और आज की इस पूरी चर्चा को समाप्त करने से पहले मैं एक बात जोड़ना चाहूंगा, जिससे एक बहुत ही विचारोत्तेजक सवाल खड़ा होता है। जी बताइए। जैसा कि हम जानते हैं, भारत की कानूनी प्रणाली अब पुरानी आईपीसी और सीआरपीसी से नई बीएनएस और बीएनएसएस में बदल चुकी हैं। लेकिन जरा सोचिए, उन विवादों का क्या होगा जो ठीक उस संधि काल के दौरान उत्पन्न हुए जब ये बदलाव हो रहा था। संधि काल से आपका मतलब है कि अपराध किसी और समय हुआ और शिकायत किसी और समय की गई? हाँ, मान लीजिए कोई अपराध पुराने कानून के लागू रहते हुए शुरू हुआ, जैसे स्त्री धन हड़पने की घटना पुरानी है, लेकिन उसकी शिकायत नए आपराधिक कानून के लागू होने के बाद आज की जा रही है। ये तो बहुत पेचीदा स्थिति है। तो अदालतों द्वारा ऐसे मामलों की कानूनी व्याख्या किस प्रकार की जाएगी? क्या पुराने समय में किए गए अपराधों पर इन नए कानूनों का पूर्वव्यापी यानी रेट्रोएक्टिव प्रभाव हो सकता है, या फिर उन्हें पुराने कानून के तहत ही निपटाया जाएगा? बिल्कुल, ये एक ऐसा सवाल है जो कानूनी शोधकर्ताओं को भी गहराई से सोचने पर मजबूर कर देता है, क्योंकि न्याय प्रणाली में समय चक्र और कानूनों का लागू होना एक बहुत ही जटिल पहेली है। ये वाकई एक ऐसा सवाल है जो किसी को भी सोचने पर मजबूर कर सकता है। क्या कानून पीछे जाकर लागू हो सकता है या जिस समय जो कानून था वही लागू होगा? ये एक ऐसा विचार है जो न्याय और कानून की पेचीदगियों को सामने लाता है। कानून का ये बदलाव समाज और अदालतों पर क्या असर डालेगा, ये आने वाले समय में देखना बहुत दिलचस्प होगा। आज के इस गहन विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने और इन जटिल कानूनी पहलुओं को समझने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली चर्चा में।